पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। हरियाणा के आगामी बजट को लेकर सीएम सैनी की बैठकें शाम 7 बजे तक मैराथन बैठकों का दौर रहेगा जारी। बजट घोषणाओं और बड़े खर्च की परियोजनाओं पर करेंगे मंथन। चंडीगढ़ में एचपीडब्ल्यूसी की हुई बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। 127 करोड़ 87 लाख रुपए की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। पंजाब हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, सूचना के बाद पहुंचे पुलिस बल और बम स्क्वाड ने ली तलाशी। कल चंडीगढ़ के स्कूलों को आए थे धमकी भरे मेल। महेंद्रगढ़ में गांव बूचावास टोल के पास भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, कार सवार 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ सचिवालय को धमकी बम से उड़ाने की मिली। वहीं आपको बता दें, धमकी के बाद से चंडीगढ़ में हाई अलर्ट। सूचना के बाद पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड। एक दिन पहले स्कूलों को भी मिली थी धमकी। वहीं धमकी बम से उड़ाने की मिली थी। आपको बता दें, धमकी जो है स्कूल को मिली थी। एक दिन पहले बम को से उड़ाने की चंडीगढ़ पंजाब में एक दिन पहले स्कूलों को धमकी मिली थी बम से उड़ाने की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूचना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड की टीम पहुंची। एक दिन पहले बम से उड़ाने की स्कूल को धमकी मिली थी। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा सचिवालय को भी धमकी मिली थी बम से उड़ाने की। एक बार आपको फिर से बता दें कि सूचना के बाद जो है पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची थी एक दिन पहले। एक बार आपको फिर से बता दें कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी एक दिन पहले। वहीं पर बम स्क्वाड की टीम और पुलिस बल जो है एक दिन पहले पहुंची। आपको बता दें कि सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो वहीं जो है पूरी तरह से क्या कहते हैं, बम स्क्वाड की टीम, पुलिस बल तैनात थी। पंजाब हरियाणा सचिवालय को भी धमकी मिली थी बम से उड़ाने की। एक दिन पहले स्कूल को भी धमकी मिली थी बम से उड़ाने की, जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि बम स्क्वाड की टीम पहुंची थी मौके पर, पुलिस बल तैनात थे। पंजाब हरियाणा सचिवालय को धमकी मिली थी बम से उड़ाने की। वहीं एक दिन पहले स्कूल को भी मिली थी धमकी बम से उड़ाने की। वहीं दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी बजट की तैयारी को लेकर पूरे दिन बैठकों में व्यस्त रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लगातार बैठकों का आयोजन करेंगे। इन बैठकों में बजट से जुड़ी अहम घोषणाओं और बड़े खर्च वाली परियोजनाओं पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। हरियाणा निवास में चल रही इन बैठकों में प्रदेश के तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सभी विभागों से प्रस्तावों की समीक्षा कर प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देंगे। सरकार का फोकस विकास, जन कल्याण और प्रदेश की आर्थिक मजबूती पर रहेगा। चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें 127 करोड़ 87 लाख रुपए की शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। परियोजनाओं में अमृत योजनाओं के तहत फरीदाबाद शहर में नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रणाली प्रदान करने और अंबाला शहर नगर निगम में सड़कों की मशीनीकृत और मैनुअल सफाई का काम शामिल है।
सीएम सैनी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूजीसी के नए इक्विटी रूल को लेकर पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इसमें नए नियम के प्रावधान सेक्शन 3C को लेकर असंवैधानिक करार देने की मांग की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नए नियम पर स्टे लगा दिया है। अदालत ने सरकार और यूजीसी के 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं अदालत ने कहा कि तब तक 2026 के रेगुलेशन स्थगित रहेंगे। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि इस बीच यूजीसी के 2012 के रेगुलेशन लागू रहेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक की है, जिसके बाद उनका यूजीसी के नियमों को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई गलत नहीं करेगा तो इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है। कानून बहुत बने हुए हैं, अगर कुछ गलत होता है तभी वह चीज रिकॉर्ड में आती है। इसके साथ ही उन्होंने बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर भी चुटकी ली। महेंद्रगढ़ के नेशनल हाईवे 152D पर गांव बूचावास के टोल प्लाजा के पास एक कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जहां इस दौरान हादसे में राजस्थान निवासी 3 दोस्तों की मौत हो गई। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही महेंद्रगढ़ सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को कनीना सीएचसी में पहुंचाया। यहां पर जांच के बाद चिकित्सकों ने रमेश और खेमचंद को मृत घोषित कर दिया, जबकि भागा सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने हादसे की जानकारी परिजनों को दी और घटना पर मिले साक्ष्यों को और परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात चालक पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। संत रामपाल के आश्रम पर भिवानी गए हुए थे जी। और जब वहां से होकर चले गए थे, वापसी में जब आ रहे थे तो यहाँ ये महेंद्रगढ़ के इस रोड के पास एक पुल पर चल रहे थे, किसी टोल के पास। वहाँ कोई सामने कोई ट्रक था, अज्ञात वाहन, उसमें इनकी टक्कर हुई है और टक्कर लगने पर ऐसा फिर हमको जैसी सूचना मिली तो भाई एक्सीडेंट हो गया है। द्वारा पुलिस हमारे परिजनों तक वहाँ सूचना पहुँची है। फिर हम रात्रि को वहाँ से उसी समय चल दिए हैं और रात्रि के करीब हम यहाँ 11-12 बजे आ गए हैं, 10-11 बजे। तो हमने हॉस्पिटल के अंदर रात्रि को हम रहे हैं। 2 तो इस कनीना हॉस्पिटल पर हैं और एक रोहतक रेफर कर दिया है भागचंद जी को, वो रोहतक में है। सर, इसमें कौन कौन लोग सवार थे, कहाँ के रहने वाले थे ये सभी राजस्थान के अलवर जिले के और अलवर और भरतपुर जिले के, 2 तो अलवर जिले के हैं, भागचंद जी और रमेश जी तो अलवर जिले के हैं, मीणा जाति से हैं। भागचंद जी ऑफिस कानून को है रेवेन्यू में और रमेश जी टीचर हैं और खेमचंद जी बड़े जमींदार हैं। कल 5:30 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली थी कि ये बाउंडी बूचावास के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो तुरंत 112 हमारी गाड़ी चली गई थी। उसके बाद पीछा को दे दिया था। उसमें 3 व्यक्ति राजस्थान अलवर के रहने वाले थे और जिनको सीएचसी कनीना लेकर गए। कनीना जाने के बाद एक पेशेंट को बहुत तकलीफ रेफर कर दिया था। 2 की डेथ है वहीं करीना सीएचसी में हुई। तो और आज सुबह सूचना मिली कि जो पीजीआई गए थे उनकी वो भी एक्सपायर हो गए हैं।
तो हमने पोस्टमार्टम के लिए कागज तैयार कर दिया, FIR लॉन्च कर दी है और आगे कार्रवाई। सर किसके साथ भिड़ंत हुए, कुछ पता लगा अभी तक? अननोन व्हीकल है, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर, कहाँ के रहने वाले हैं? साइड के हैं, गाँव में, और ये बुलजाबाद से 152 से चढ़े थे नानोर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पायलट योजना के तहत 5000 एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन तैयार किया जाएगा, जहां किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं खेती में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रमाणित फसलें के अच्छे दाम सुनिश्चित करने के लिए एक लैब भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ब्लॉक स्तर पर गोष्ठी कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, उत्तम बीज, फसल विविधीकरण और महिला केंद्रित योजनाओं को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रलाइज पोर्टल पर फॉर हरियाणा काउंसिल्स का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, आयुष और होम्योपैथी परिषदों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इससे लाभ होगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल सर्टिफिकेट और रोजगार से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। कुरुक्षेत्र के उमरी में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 639वीं जयंती पर 31 जनवरी को राज्य स्तरीय महाकुंभ का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल विष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि समारोह में प्रदेश भर से सभी समाजों के लोग पहुंचेंगे। सरकार संत महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उमरी में 124 करोड़ की लागत से संत गुरु रविदास भवन और म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। इसमें 38 मीटर ऊंची गुरु रविदास की प्रतिमा स्थापित होगी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से भी दिखाई देगी। क्षेत्र के उमरी जो संत गुरु रविदास जी महाराज का जो संस्थान है, वहां पर राज्य स्तरीय एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, महाकुंभ होगा। संत गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती यहां पर मनाई जाएगी। इसके मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में कैबिनेट मंत्री माननीय मनोहर लाल जी उसमें विशिष्ट अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित होगा। इस बार मेले की थीम आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव है। मेले का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति करेंगे और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत विशिष्ट अतिथि होंगे। इस बार मित्र सहयोगी देश होगा, जबकि उत्तर प्रदेश और मेघालय सहयोगी राज्य रहेंगे। मेले में 50 देशों की भागीदारी, 1200 से अधिक स्टॉल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम और राज्यों के खान पान की झलक देखने को मिलेगी। पिछले साल 15 लाख पर्यटक पहुंचे थे और इस बार संख्या बढ़ने की उम्मीद है। 1987 से 1987 से सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई। इसके बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया और अब की बार का सूरजकुंड मेला 39वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर
शिल्प महोत्सव के नाम से इसका टाइटल रखा गया है। और जिस तरह से हमने पिछली बार 38वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने के पास सारी फीडिंग आई होगी, फीडबैक भी पूरा आया है कि जिस तरह से इसकी सुंदरता और छटा दिन पर दिन हर साल बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। लोग भाई इंक्वायरी करते हैं, फोन करते हैं, और अब की बार 31 जनवरी से और 15 फरवरी तक जो है मेले का आयोजन रहेगा। सिरसा जिले के CDU-LU की एक छात्रा ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्रा बरनाल रोड स्थित नजदीकी गली में पीजी में रहती थी। वहीं CDU-LU में पढ़ाई कर रही थी और उसके पिता पुलिसकर्मी हैं। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय छात्रा मीनाक्षी सिरसा जिले के खैरा गांव की रहने वाली थी। वह CDU-LU ने BSc फाइनल ईयर में पढ़ती थी। बता दें कि मीनाक्षी पीजी से खाना खाकर यूनिवर्सिटी के लिए गई थी, मगर कुछ देर बाद ही वह पीजी लौट आई और अपने कमरे का गेट बंद कर अंदर चली गई। कुछ देर तक वह कमरे से बाहर नहीं आई तो गेट खोलकर देखा तो वह पंखे के फंदे से लटकी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोचरी में पहुंचाया गया। वहीं लड़की के परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। पुलिस ने कमरे से छात्रा की डायरी और फोन जांच के लिए कब्जे में ले लिया है। बाकी मामले में जांच जारी है। एक हमारे को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी, थाना सिविल लाइन सिरसा में भी ऐसे करके एक हैंगिंग केस है इधर मकर स्वीट्स वाली गली में। तो सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तो गुड़िया है उम्र करीब 22-23 साल, CDU-LU से BSc फाइनल में। तो इसके पिताजी आगे थे मौके पर, पूछताछ की तो पढ़ाई को लेके थोड़ा तनाव में थी, इस करके सुबह वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर, मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो GP, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी।
मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फरीदाबाद के फतेहपुर बिलौज गांव में पुराने लेन देन विवाद के चलते दो भाइयों में 37 वर्षीय पवन पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया गया। आरोपियों वेद प्रकाश और उसके चचेरे भाई बलराम ने पहले से वारदात की साजिश रची थी। वहीं पवन अपनी दुकान पर मौजूद था, तभी बाइक पर आए अपराधियों ने उस पर हमला किया। वहीं पवन गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। उनके पास से एक कट्टा भी बरामद किया गया है। 22 जनवरी की एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें मुख्यतः तौर पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कुल्हाड़ी कांड के संदर्भ में काफ़ी चीज़ें सवाल पूछे जा रहे थे कि एक कुल्हाड़ी कांड करा गया है, जिसमें कुल्हाड़ी मार के और अवैध हथियार का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम पवन है, बल्लवगढ़ का रिहायशी है, उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। और उस वारदात के दौरान कुछ दो सस्पेक्ट्स जो अननोन सस्पेक्ट्स थे उस दौरान उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और जिनकी मुख्य तौर पर पहचान हुई वेद प्रकाश और बलराम के नाम पर। वेद प्रकाश और बलराम ने ही इस वारदात को अंजाम दिया, एक अवैध हथियार का इस्तेमाल करते हुए और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए जानलेवा हमला करा पवन के ऊपर। तो उसकी एक सीसीटीवी वायरल हुई थी, जिस संबंध में जो हमारी कमिश्नर पुलिस हैं श्री सतेंद्र गुप्ता, उनकी दिशा निर्देश में और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा साहब की मार्गदर्शन में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ऊंचा गांव के इंचार्ज सुंदर ने इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और काफ़ी समय से भरसक इनका प्रयत्न और प्रयास चल रहा था कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए। तो जो इंचार्ज सुंदर हैं उनकी टीम ने इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की। जुलाना क्षेत्र के किला जफरगढ़ गांव के पास NH 152D पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहां दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई है, जिसमें पीछे से आ रहे ट्रक के परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंडक्टर साइड में बैठा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही जुलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। सूचना मिली थी भी नारनौल साइड से दो ट्रक आ रहे हैं और उनका 152D नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में एक ड्राइवर की मौत हो गई है, जिसका नाम द्वारकी लाल है, और जो परिचालक था उसको घायल हुआ। रतिया में नशे की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने खुद शहर का निरीक्षण किया है। उन्होंने आम लोगों और दुकानदारों से बात की है और उनकी सुरक्षा की जानकारी ली है। वहीं एसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतें तुरंत सुलझाई जाए और कानून व्यवस्था में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इससे लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी अपना पुरजोर प्रयास था और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और आपने देखा होगा कि हमने जहां पर भी समस्या है वहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट पहले से काफी ज्यादा बढ़ाया हुआ है, चाहे वो परमानेंट नाके हो गए, चाहे कोई शमशान पार्क में ड्यूटी वगैरह लगाना हो गया। और जहां तक आपको मैं डेटा बताऊं कि 1 जनवरी से 28 जनवरी तक लगभग 32 जो नशा तस्कर है उनको रतिया के इलाके में हमने पकड़ा है। सिर्फ रतिया की बता रहा हूँ, 1 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में। और कमर्शियल क्वांटिटी के इसमें काफी FIR है। तो पूरा प्रयास जारी है नशा तस्करों को पकड़ने के संदर्भ में। और ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बहुत साधन संपन्न नहीं है, उनको दवाई दिलवाने की आवश्यकता है या उनको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराने की आवश्यकता है, तो अभी भाजपा सरपंच साहब भी थे, उनसे भी हम लगातार संपर्क करते रहते हैं कि भाई एक सरपंच साहब एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का अगर रहना और दवाई का जो खर्चा है अगर वो स्पॉन्सर कर पाए तो हर एक व्यक्ति जो संपन्न है वो, अगर कई बार क्या होता है कि जो नशे की समस्या से ग्रसित लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा संपन्न नहीं होते हैं, वो अपनी दवाई मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते या खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो नशा मुक्ति केंद्र में बेड वगैरह होते हैं वो खाली रह जाते हैं। तो पिछले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि काफी बेड ऑक्यूपाई हुए हैं, काफी सरपंच साहब ने या और लोगों ने जो
समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन्होंने इसमें काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया। बाहर भी इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि और इसको किस प्रकार से और बेहतर हम कर सकते हैं। सर देखा जाए कि निरंतर पंजाब, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।